हेलो दोस्तों, नमस्कार। कोटा कैरियर पॉइंट स्कूल द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th एसएसटी के अंदर जो पहला चैप्टर है स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक, उसका भाग 9, जिसके अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पल्लव वंश। इससे पहले वाले वीडियो के अंतर्गत हमने चोल वंश के बारे में पढ़ा था, चोल राज्य के बारे में पढ़ा था, चोल प्रशासन के बारे में पढ़ा था, फिर चोल कला और समाज के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पल्लव वंश। तो देखिए, पल्लव वंश के जो शासक थे वो आधुनिक मद्रास, अकाट, तिरुचिरापल्ली और तंजौर जिलों पर शासन करते थे। यानी पल्लव वंश के जो शासक है वो कहां पर शासन करते थे? आधुनिक मद्रास, हालांकि मद्रास का वर्तमान में नाम है चेन्नई, अकाट, तिरुचिरापल्ली और तंजौर जो जिले हैं, दक्षिण भारत के जिले, ये इन जिलों पर क्या करते थे? शासन करते थे। पल्लव वंश का जो पहला शासक था वो था विष्णुगुप्त। पल्लव वंश का संस्थापक कह सकते हैं, या पल्लव वंश का पहला जो शासक था वो कौन था? विष्णुगुप्त, जिसकी जानकारी किसमें मिलती है? शिलालेखों से। शिलालेखों से जानकारी मिलती है कि पल्लव वंश का जो पहला शासक था वो कौन था? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त के बाद में सिंह विष्णु पल्लव वंश का शासक बना था। पल्लव वंश का क्या बना था? शासक। कौन बना था? सिंह विष्णु। फिर इस सिंह विष्णु के बाद यानी 6वीं शताब्दी में ये सिंह विष्णु शासक बना था, और उसके बाद पल्लव वंश के शासकों ने लगभग 2 शताब्दियों तक, 2 शताब्दियों का मतलब 200 वर्षों तक लगातार क्या किया था? शासन किया था। किसने? पल्लव वंश के शासकों ने। अब उसके बाद देखिए, पल्लव वंश में प्रमुख कौन कौन से शासक हुए थे? पल्लव वंश के प्रमुख शासक ये तो थे, इनके अलावा और कौन कौन से शासक हुए थे पल्लव वंश में? महेंद्र वर्मा प्रथम, फिर इसके बाद में नरसिंह वर्मा प्रथम, फिर परमेश्वर वर्मा प्रथम, फिर नंदी वर्मा प्रथम, फिर महेंद्र वर्मा द्वितीय, नरसिंह वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा द्वितीय और नंदी वर्मा द्वितीय, और एक शासक हुआ था अपराजित। ये पल्लव वंश में शासन करने वाले प्रमुख शासक थे। कौन कौन? महेंद्र वर्मा प्रथम, नरसिंह वर्मा प्रथम, परमेश्वर वर्मा प्रथम, नंदी वर्मा प्रथम, फिर महेंद्र वर्मा द्वितीय, नरसिंह वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा द्वितीय, नंदी वर्मा द्वितीय और अपराजित। आप देखिए, इन शासकों में से जो महेंद्र वर्मा प्रथम था ये महान वास्तु निर्माता था। कौन? महेंद्र वर्मा प्रथम है, वो महान क्या था? वास्तु निर्माता था। इसको भवन बनवाने से बड़ा प्रेम था। और इस महेंद्र वर्मा प्रथम ने
अनेक पत्थरों को तराश कर अनेक मंदिर भी बनवाए थे। किसने? महेंद्र वर्मा प्रथम ने अनेक पत्थरों को तराश कर यानी पत्थरों पर सुंदर डिजाइन के द्वारा अनेक मंदिरों का क्या करवाया था? निर्माण। इसके अलावा महेंद्र वर्मा प्रथम ने एक नाटक भी लिखा था जिसका नाम था मत विलास प्रहसन। ये 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मत विलास प्रहसन नामक नाटक का रचयिता कौन था? तो वो था महेंद्र वर्मा प्रथम। या महेंद्र वर्मा प्रथम ने किस नाटक की रचना की थी? मत विलास प्रहसन नामक नाटक की क्या की थी? रचना की थी। इसके अलावा महेंद्र वर्मा प्रथम ने एक अपने नाम से महेंद्र तालाब भी खुदवाया था। किसने? महेंद्र वर्मा प्रथम ने ही अपने नाम से क्या खुदवाया था? महेंद्र तालाब भी खुदवाया था। फिर देखिए इस महेंद्र वर्मा प्रथम को 610 ईस्वी में, कब? 610 ईस्वी में चालुक्य वंश का राजा था, चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय ने क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। महेंद्र वर्मा प्रथम को, महेंद्र वर्मा प्रथम ये पल्लव वंश का शासक था, तो इस महेंद्र वर्मा प्रथम को 610 ईस्वी में चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। अब उसके बाद में आगे देखिए, महेंद्र वर्मा प्रथम को पराजित करने के बाद में महेंद्र वर्मा प्रथम का पुत्र शासक बना था कौन? नरसिंह वर्मा प्रथम। कौन बना था? नरसिंह वर्मा प्रथम। इस नरसिंह वर्मा प्रथम ने 642 ईस्वी में 642 ईस्वी में चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके चालुक्यों की राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया था। चालुक्यों की राजधानी का क्या नाम था? वातापी। इस वातापी पर अधिकार कर लिया था। किसने? नरसिंह वर्मा प्रथम, जो महेंद्र वर्मा प्रथम का क्या था? पुत्र था। तो इस नरसिंह वर्मा प्रथम ने 642 ईस्वी में चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय, जिसने नरसिंह वर्मा प्रथम के पिता को पराजित किया था, तब नरसिंह वर्मा प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके चालुक्यों की राजधानी वातापी पर क्या कर लिया? अधिकार। लेकिन 655 ईस्वी में 655 ईस्वी में चालुक्य वंश के शासक विक्रमादित्य प्रथम ने पल्लव वंश के शासक परमेश्वर वर्मा को, पल्लव वंश के शासक परमेश्वर वर्मा को पराजित करके पल्लवों की राजधानी, पल्लवों की जो राजधानी थी उस राजधानी का नाम था कांची, कांची पर क्या कर लिया था? अधिकार। कब? 655 ईस्वी में चालुक्य वंश का शासक था कौन? विक्रमादित्य प्रथम। इसने पल्लव वंश के शासक परमेश्वर वर्मा प्रथम को पराजित करके पल्लवों की जो राजधानी थी कौन सी? कांची, इस पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। अब उसके बाद में देखिए पल्लव वंश के शासकों ने महाबलीपुरम
नगर की स्थापना करके वहां पर 5 रथ वाले मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण। देखिए यहां पर 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न आएगा पल्लवकालीन महाबलीपुरम नगर क्यों प्रसिद्ध है? पल्लवकालीन महाबलीपुरम नगर क्यों प्रसिद्ध है? तो पल्लवकालीन महाबलीपुरम नगर क्यों प्रसिद्ध है? 5 रथ वाले मंदिरों के कारण प्रसिद्ध है। इसका उत्तर आप क्या लिखोगे कि महाबलीपुरम नगर में पल्लव वंश के शासकों ने 5 रथ वाले मंदिरों का क्या करवाया था? निर्माण। इसलिए पल्लवकालीन महाबलीपुरम नगर है वो प्रसिद्ध है। इसके अलावा पल्लव वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कांची में भी अनेक भव्य मंदिरों का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। पल्लव वंश के कुछ जो शासक है वो तो शिव के भक्त थे और पल्लव वंश के कुछ जो शासक है वो विष्णु के उपासक थे या विष्णु के भक्त थे। कुछ शासक तो किसको मानते थे? शिव को, और कुछ शासक है वो किसको मानते थे? विष्णु को मानते थे, विष्णु की उपासना करते थे। तो अब देखिए ये तो था पल्लव वंश। अब पल्लव वंश के बाद में अगला हमारा जो टॉपिक है वो है चालुक्य वंश। पल्लव वंश के बाद में अगला अपना टॉपिक कौन सा है? चालुक्य वंश। तो देखिए चालुक्य वंश का पहला जो शासक था या जो संस्थापक है वो था पुलकेशिन प्रथम। चालुक्य वंश का संस्थापक कह सकते हो या पहला जो शासक है वो कौन था? पुलकेशिन प्रथम था। और इस पुलकेशिन प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। किस चालुक्य शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो वो शासक था कौन? पुलकेशिन प्रथम। अश्वमेध यज्ञ के बारे में मैंने आपको पहले काफी बार बता दिया है। तो चालुक्य वंश का पहला शासक पुलकेशिन प्रथम था जिसने क्या किया था? अश्वमेध यज्ञ किया था। वातापी के चालुक्यों ने, वातापी के चालुक्यों ने 550 ईस्वी से लेकर 757 ईस्वी तक शासन किया था। हालांकि इनके शासन काल में बीच में 642 ईस्वी से लेकर 655 ईस्वी तक 13 वर्षों का व्यवधान पड़ा था। यानी उस समय इनको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उस समय पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मा ने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को भी क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। तो इसलिए बीच में 13 वर्षों का क्या पड़ा था? व्यवधान पड़ा था। बाकी चालुक्य वंश के शासकों ने 550 ईस्वी से लेकर 757 ईस्वी तक लगातार क्या किया था? शासन किया था। आप देखिए इस चालुक्य वंश का एक चौथा शासक था, चौथा शासक जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य वंश का चौथा शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय, जो एक महान शासक था, महान वीर और प्रसिद्ध शासक था। और ये 608 ईस्वी में शासक बना था। कब बना था? 608 ईस्वी में। इस पुलकेशिन द्वितीय का जो साम्राज्य है वो साम्राज्य उत्तर में नर्मदा नदी से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक फैला हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय का जो साम्राज्य है वो उत्तर में नर्मदा नदी से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक फैला हुआ था। लेकिन इस पुलकेशिन द्वितीय को, जैसा कि अभी मैंने आपको पहले बताया था, 642 ईस्वी में पल्लव वंश का शासक था कौन? नरसिंह वर्मा प्रथम। उस नरसिंह वर्मा प्रथम ने 642 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था।
जिससे चालुक्य वंश की सत्ता और शक्ति नष्ट हो गई थी। चालुक्य वंश की सत्ता, शासन व्यवस्था थी, वो क्या हो गई थी, कमजोर हो गई थी। लेकिन 655 ईस्वी में चालुक्य वंश का ही शासक था कौन, विक्रमादित्य प्रथम। इस विक्रमादित्य प्रथम ने पल्लव वंश के शासक परमेश्वर वर्मा प्रथम को, किसको, परमेश्वर वर्मा प्रथम को पराजित करके चालुक्य वंश की सत्ता और शक्ति को वापस मजबूत किया था। किसने, विक्रमादित्य प्रथम ने। कब, 655 ईस्वी में। किसको पराजित करके, पल्लव वंश के शासक परमेश्वर वर्मा प्रथम को पराजित करके चालुक्यों की सत्ता और शक्ति को वापस क्या किया था, मजबूत किया था। अब उसके बाद में देखो क्या हुआ, 973 ईस्वी में विक्रमादित्य द्वितीय ने कल्याणी पर अधिकार करके, किस पर, कल्याणी पर अधिकार करके एक नए चालुक्य वंश की क्या की, एक नए चालुक्य वंश की क्या की थी, स्थापना की थी। किसने, विक्रमादित्य द्वितीय ने। किसको पराजित करके, राष्ट्रकूटों को पराजित करके, कल्याणी पर अधिकार करके एक नए चालुक्य वंश की क्या की थी, स्थापना। और इस नए चालुक्य वंश ने 973 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक शासन किया था। कब तक, 973 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक शासन किया था। किसने, इसी कल्याणी पर अधिकार करके नए चालुक्य वंश की स्थापना की, इसीलिए इसको कल्याणी के चालुक्य कहा जाता है। और ये कहां के चालुक्य थे, ये थे वातापी के चालुक्य, और ये कहां के थे, कल्याणी के चालुक्य थे। तो इस नए चालुक्य वंश ने 973 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक क्या किया था, शासन किया था। अब उसके बाद में देखिए, चालुक्य वंश का ही एक शासक था सत्याश्रय। कौन था, इसी चालुक्य वंश का एक शासक था जिसका नाम था सत्याश्रय। इस सत्याश्रय को चोल शासक राजराज प्रथम, हमने पढ़ा था चोल वंश में राजराज प्रथम, जिसने अपनी राजधानी तंजौर में द्रविड़ शैली में भगवान शिव का राज राजेश्वर या वरदेश्वर मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। उस राजराज प्रथम ने चालुक्य वंश के शासक सत्याश्रय को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। लेकिन इसके बाद में इसी सत्याश्रय का पुत्र था कौन, सोमेश्वर प्रथम, जो इसके बाद में चालुक्य वंश का क्या बना था, शासक बना था। उस सोमेश्वर प्रथम ने कोपम के युद्ध में, कौन से युद्ध में, कोपम के युद्ध में चोल वंश के शासक और इसी राजराज प्रथम का पुत्र था राजाधिराज। इस राजाधिराज को न केवल युद्ध में पराजित किया था, बल्कि इस राजाधिराज की क्या कर दी थी, हत्या भी करती थी। किसने, चालुक्य वंश का ही शासक था कौन है, सोमेश्वर प्रथम। कौन से युद्ध में, कोपम के युद्ध में। कोपम के युद्ध में चालुक्य वंश के शासक सोमेश्वर प्रथम ने चोल वंश के शासक राजा अधिराज को युद्ध में पराजित करके उसकी क्या कर दी थी, हत्या भी कर दी थी। फिर इस चालुक्य वंश का एक शासक था जिसका नाम था विक्रमादित्य षष्ठ। विक्रमादित्य षष्ठ जो इतिहास में वी क्रमांक के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था, वी क्रमांक के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। और इसी विक्रमादित्य षष्ठ ने कवि विल्हण को संरक्षण दिया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चालुक्य वंश के किस शासक ने कवि विल्हण को संरक्षण दिया था, तो वो था कौन, विक्रमादित्य षष्ठ, जो किस नाम से जाना जाता था, वी क्रमांक के नाम से जाना जाता था। इसी वी क्रमांक ने कवि विल्हण को संरक्षण दिया था। और फिर इसी कवि विल्हण ने विक्रमादित्य षष्ठ के जीवन पर आधारित एक ग्रंथ लिखा था और उस ग्रंथ का नाम क्या था, विक्रमादित्य चरित्र, वी क्रमांक देव चरित्र। वी क्रमांक
देवचरित्र, जो किस पर आधारित था? विक्रमादित्य के जीवन पर ही आधारित था। कौन सा? विक्रमांक देवचरित्र नामक क्या लिखा था? ग्रंथ लिखा था। किसने? कवि विलन ने। और कवि विलन को संरक्षण किसने दिया था? विक्रमादित्य षष्ठ ने अपने राज दरबार में कवि विलन को क्या दिया था? संरक्षण दिया था। अब उसके बाद में देखिए, चालुक्य वंश के जो शासक थे वो हिंदू धर्म के अनुयायी थे, लेकिन फिर भी इन्होंने जैन और बौद्ध धर्म को क्या दिया था? संरक्षण दिया था। चालुक्य वंश के शासकों ने भी अपने शासन काल में अनेक भव्य मंदिरों का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और हमारे हिंदू कानूनों का एक आधिकारिक ग्रंथ माना जाता है जिसका नाम था मिताक्षरा। देखो ये प्रश्न है 1 नंबर का इंपॉर्टेंट। मिताक्षरा क्या था? मिताक्षरा है वो हिंदू कानूनों का एक आधिकारिक क्या था? ग्रंथ था। इस मिताक्षरा का जो लेखक था जिसका नाम था विधिवेता विज्ञानेश्वर, विधिवेता विज्ञानेश्वर। ये विधिवेता जो विज्ञानेश्वर था, जो मिताक्षरा का क्या था? लेखक था। मिताक्षरा जो हिंदू कानूनों का आधिकारिक जो ग्रंथ था, ये किसने लिखा था? विधिवेता विज्ञानेश्वर। ये विधिवेता विज्ञानेश्वर है वो चालुक्यों की राजधानी कल्याणी में ही निवास करता था। तो चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? कल्याणी। पहले ये जो चालुक्य थे इनकी राजधानी तो कहाँ थी? वातापी। और बाद में जो नया चालुक्य वंश की स्थापना हुई थी ना, जिसने 973 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक शासन किया था, इसकी राजधानी कहाँ थी? कल्याणी। और उस कल्याणी में ही कौन निवास करते थे? हिंदू कानूनों के आधिकारिक ग्रंथ मिताक्षरा का लेखक था कौन? विधिवेता विज्ञानेश्वर। ये चालुक्यों की राजधानी कल्याणी में निवास करता था। अब देखो इसके बाद अब हमारे इस पहले अध्याय में पहले चैप्टर के अंतर्गत बाह्य आक्रमणकारी यानी बाहर से भारत पर आक्रमण करने वाले कौन कौन थे? विदेशी, जिन्होंने भारत पर समय समय पर क्या किया था? आक्रमण। बाह्य आक्रमणकारी। तो देखिए भारत पर बाहर से विदेश से आक्रमण करने वाले कौन कौन थे? एक तो थे शक, एक थे कुषाण और एक थे हूण। भारत पर आक्रमण करने वाले बाह्य आक्रमणकारी कौन कौन थे? शक, कुषाण और हूण। अब सबसे पहले देखो शक कौन थे? शक है ये एक मध्य एशिया की, कहाँ की? मध्य एशिया में निवास करने वाली मध्य एशिया की एक लड़ाकू जनजाति थी। क्या थी? लड़ाकू जनजाति। जनजाति का मतलब जो जंगल के क्षेत्रों में, पहाड़ों और पर्वतीय क्षेत्रों में घुमंतु जीवन व्यतीत करते हैं, उसको क्या कहते हैं? जनजाति। तो शक है वो मध्य एशिया की एक क्या थी? लड़ाकू जनजाति थी। शकु ने सबसे पहले पश्चिमी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान पर अपना क्या किया था? अधिकार। शकु ने सबसे पहले किस पर अधिकार किया? पश्चिमी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान पर क्या कर लिया था? अधिकार। उसके बाद लगभग 71 ईसा पूर्व में बोलन दर्रे से होकर शकों ने भारत में प्रवेश किया था। शक है वो भारत में कहां से आए थे? बोलन दर्रे से। बोलन दर्रा है वो कहां पड़ता है? बलूचिस्तान में पड़ता है। कहां पड़ता है? बलूचिस्तान में। इस बोलन दर्रे से होकर शकों ने भारत में क्या किया था? प्रवेश। कब? लगभग 71 ईसा पूर्व में। एक कालकाचार्य कथानक है, उसमें भारत में शकों के आक्रमण का क्या मिलता है? उल्लेख। भारत में शकों के आक्रमण का उल्लेख किसमें मिलता है? कालकाचार्य कथानक नामक अभिलेख में
ये उल्लेख मिलता है कि शकों ने भारत पर क्या किया था, आक्रमण। और इस कालकाचार्य कथानक अभिलेख में शकों को क्या कहा गया है, शककुल कहा गया है। क्या कहा गया है, शककुल कहा गया है। आप देखिए शकों ने सबसे पहले भारत में प्रवेश करने से पहले उन्होंने सबसे पहले सिंध प्रदेश को जीता था। किसको, सिंध प्रदेश को जीता। सिंध प्रदेश को जीतने के बाद में सौराष्ट्र जो हमारे गुजरात राज्य में पड़ता था, उस सौराष्ट्र के अंदर शक शासन की क्या की थी, स्थापना की थी। और उसके बाद शक है वो धीरे धीरे तक्षशिला, मथुरा, उज्जैनी, महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में धीरे धीरे फैल गए थे और यहाँ पर इन्होंने अपना क्या कर लिया था, शासन स्थापित कर लिया था। आप देखिए सबसे पहले तक्षशिला में शासन करने वाले जो शक शासक थे उनमें प्रमुख थे, एक का नाम तो था मावेज और एक का नाम था एजेज। तक्षशिला में शासन करने वाले प्रमुख शासक कौन कौन थे, मावेज और एजेज। और तक्षशिला में शासन करने वाले शकों का विनाश किसने किया था, पल्लव वंश ने। यानी तक्षशिला में शासन करने वाले शकों का विनाश किसने किया था, पल्लव वंश के शासकों ने शकों की शक्ति का विनाश किया था। उसके बाद में देखिए मथुरा पर शासन करने वाले जो शक शासक थे उनमें एक तो था हमामस और एक था हगान। ये दो प्रमुख शासक थे जो कहां पर शासन करते थे, मथुरा पर। मथुरा पर शासन करने वाले प्रमुख शक शासक कौन कौन थे, हमामस और हगान। और मथुरा पर शासन करने वाले शक शासकों ने पूर्वी पंजाब तक अपने साम्राज्य की सीमा का विस्तार कर लिया था। और इनको पराजित किसने किया था, इनको पराजित किया था कुषाणों ने। किसने, ये जो कुषाण थे ना भारत पर आक्रमण करने वाले बाह्य आक्रमणकारी, इन कुषाणों ने मथुरा पर शासन करने वाले शक शासकों को पराजित किया था। अब उसके बाद देखिए पश्चिमी भारत में या पश्चिमी भारत पर शासन करने वाले जो शक शासक थे उनमें कौन कौन थे, एक तो था नहपान और एक था भूमक। नहपान और भूमक पश्चिमी भारत पर शासन करने वाले शक शासक कौन थे, नहपान और भूमक, जिन्होंने महाराष्ट्र में शक शासन की स्थापना की थी। महाराष्ट्र में शक शासन की क्या की स्थापना, जिसको पश्चिम का सत्रप वंश कहा जाता है। पश्चिम का सत्रप वंश के नाम से जाना जाता है। और पश्चिमी भारत पर शासन करने वाले जो शक शासक थे उनमें प्रमुख शासक कौन कौन थे, नहपान और भूमक। इस नहपान को हमने सातवान वंश पढ़ा था इसी चैप्टर के अंतर्गत। सातवान वंश का ही एक शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी। 23वां शासक था ये गौतमी पुत्र सातकर्णी। इस गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शकों को क्या किया था, पराजित। नासिक लेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी को पश्चिम के सत्रप वंश या शकों का विनाशक या उन्मूलक कहा गया है, क्योंकि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने ही पश्चिम के सत्रप वंश में शासक करने वाले जो शक शासक थे उनको हराया था, उनको पराजित किया था। इसलिए गौतमी पुत्र सातकर्णी को किस लेख में, नासिक, महाराष्ट्र में है नासिक लेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी को पश्चिम के सत्रप वंश या शकों का विनाशक या उन्मूलक कहा गया है। अब उसके बाद में देखिए उज्जैनी में, कहां पर, उज्जैनी, जो अवंती महाजनपद पढ़ा था ना हमने, 16 जो महाजनपद पढ़े थे शुरुआत के अंदर, 16 महाजनपद थे, उनमें से एक महाजनपद था कौन सा, अवंती। उस अवंती की राजधानी कहां थी, उज्जैनी। उस उज्जैनी में शासन करने वाला जो शक शासक था उसका नाम था चष्टन। क्या नाम था, चष्टन। इस चष्टन ने उज्जैनी में शक राजवंश की क्या की थी, स्थापना। और फिर इसने उज्जैनी के आसपास के क्षेत्रों पर भी क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। गुजरात के काठियावाड़ प्रदेश पर भी इसने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था।
और इसी चष्टन का एक पुत्र था जिसका नाम था रुद्रदामन। इस चष्टन का क्या था? पुत्र, जिसका क्या नाम था? रुद्रदामन। ये सबसे महत्वपूर्ण शक शासक हुआ था। कौन? रुद्रदामन, क्योंकि इसने अपने साम्राज्य का खूब विस्तार कर लिया था। जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है कि इस रुद्रदामन का जो साम्राज्य था वो दक्षिणी पूर्वी मालवा से लेकर, दक्षिणी पूर्वी मालवा है, जूनागढ़ है, द्वारका है, गुजरात में ये जूनागढ़ है, द्वारका, ये कहाँ है? गुजरात के अंदर। इधर हमारे राजस्थान का जो मारवाड़ का क्षेत्र आता है उस पर, गुजरात में साबरमती जो नदी है उसका क्षेत्र, सिंधु घाटी का जो प्रदेश था उस पर भी, और जो गोवा और बंबई के पास में ना उत्तरी कोंकण तट, वहां का क्षेत्र भी, और विंध्य जो पर्वत है वहां तक इसके साम्राज्य का क्या था? विस्तार। यानी इतने प्रदेश है वो इसके अधिकार में थे। अब उसके बाद में देखिए, शकों ने लेखों और मुद्राओं में, लेखों और मुद्राओं पर शक संवत का प्रयोग किया था। कौन से संवत का प्रयोग किया था? किस संवत का उल्लेख मिलता है? शक शासकों द्वारा चलाई गई मुद्राओं पर कौन से संवत का उल्लेख मिलता है? शक संवत का उल्लेख मिलता है। और उसके बाद में देखिए, मुद्राओं से ही ये जानकारी मिलती है कि लगभग 305 ईस्वी में, कब? 305 ईस्वी में शक, वो चष्टन जो वंश है जिसने उज्जैनी में शक राजवंश की स्थापना की थी, ये चष्टन वंश क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। कब? लगभग 305 ईस्वी में। इस बात की जानकारी कहां से मिलती है? मुद्राओं से, उनके द्वारा चलाई गई मुद्राओं से जानकारी मिलती है कि 305 ईस्वी में चष्टन वंश क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। अब उसके बाद देखिए, भारत पर आक्रमण करने वाले दूसरा जो बाह्य आक्रमणकारी या विदेशी जो जाति थी वो थे कुषाण। कुषाण, देखो कुषाणों को यूची या तोचेरियन भी कहा जाता है। कुषाणों को क्या कहा जाता है? यूची या तोचेरियन भी कहा जाता है। किसको यूची या तोचेरियन कहा जाता है? कुषाणों को। या कुषाणों को क्या कहा जाता है? यूची या तोचेरियन। और ये यूची है, ये एक कबीला था। क्या था? कबीला। ये यूची कबीला है, ये 5 भागों में बटा हुआ था, 5 भागों में बटा हुआ था। और इसी में से एक कबीले ने, इसी में से एक कबीले ने भारत पर क्या किया था? शासन, या भारत के कुछ प्रदेशों पर क्या किया था? शासन किया था। आप देखो, कुषाण वंश के प्रमुख शासक, कुषाण वंश में कौन कौन से शासक हुए थे? तो इसमें पहला जो शासक था वो था कुजुल कडफिसस प्रथम। इसने शासन किया था 15 ईस्वी से 65 ईस्वी तक। इसका शासन काल कब से कब तक था? 15 ईस्वी से 65 ईस्वी तक। किसका? कुजुल कडफिसस प्रथम का। कुजुल जो कडफिसस प्रथम है, ये अपनी जाति का गौरव है, क्या था? संस्थापक था। यानी अपने कबीले का क्या था? संस्थापक। इसने अपने कबीले की क्या की थी? स्थापना। किसने? कुजुल कडफिसस प्रथम ने। कुजुल कडफिसस प्रथम ने दक्षिणी अफगानिस्तान, काबुल, कंधार और पार्थिया के कुछ भागों पर अपना क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। किसने? कुजुल कडफिसस प्रथम ने। और इस कुजुल कडफिसस प्रथम ने बाद में वैदिक धर्म स्वीकार कर लिया था। कौन सा धर्म? वैदिक धर्म क्या कर लिया था? स्वीकार। फिर उसके बाद में कुषाण वंश का अगला जो शासक था, दूसरा शासक, वो था विम कडफिस द्वितीय। विम कडफिस द्वितीय।
इसका शासनकाल था 65 ईस्वी से 75 ईस्वी तक। विम कटविस द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक था? 65 ईस्वी से 75 ईस्वी तक। विम कटविस द्वितीय है, ये भारत के बहुत बड़े विशाल भाग पर क्या करता था? शासन करता था। कौन? विम कटविस द्वितीय, जिसका शासनकाल 65 ईस्वी से 75 ईस्वी तक था और ये भारत के बहुत बड़े भाग पर क्या करता था? शासन करता था। और इसके द्वारा चलाई गई जो मुद्राएं थी, उन मुद्राओं के ऊपर त्रिशूल की आकृति होती थी, त्रिभुज की आकृति होती थी, नंदी अभिमुख यानी गाय के मुख की भी क्या होती थी? आकृति। इसके अलावा भगवान जो शिव थे, उन भगवान शिव की भी क्या होती थी? आकृति अंकित थी। विम कटविस द्वारा चलाई गई जो मुद्राएं थी, जो सिक्के थे, उनके ऊपर कौन कौन सी हमारी भारतीय संस्कृति की आकृति अंकित होती थी? त्रिभुज है, त्रिशूल है, नंदी अभिमुख यानी गाय के मुख की आकृति और भगवान शिव की आकृति क्या होती थी? अंकित होती थी। और इसी विम कटविस द्वितीय ने भारत में पहली बार अपने नाम के सोने के सिक्के चलाए थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर। किस कुषाण वंशीय शासक ने भारत में पहली बार अपने नाम के सोने के सिक्के चलाए थे? तो वो कुषाण वंशीय शासक कौन था? विम कटविस द्वितीय, जिसने भारत में पहली बार अपने नाम के सोने के क्या चलाए थे? सिक्के, यानी ऐसे सोने के सिक्के चलाए जिस पर इसका खुद का नाम क्या होता था? अंकित होता था। तो ये यहाँ पर एक नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस कुषाण वंशीय शासक ने भारत में पहली बार अपने नाम के सोने के सिक्के चलाए थे? तो वो कुषाण वंशीय शासक कौन था? विम कटविस द्वितीय। अब इसके बाद में कुषाण वंश का तीसरा जो प्रमुख शासक था वो था कनिष्क। कौन था? कनिष्क। कनिष्क भारत पर शासन करने वाले जितने भी कुषाण वंशीय शासक थे, उनमें सबसे प्रमुख शासक माना जाता है, क्योंकि इस समय कनिष्क के शासन काल में भारतीय जो संस्कृति थी उसका खूब विकास हुआ था। इसलिए भारत पर जितने भी कुषाण वंशीय शासकों ने शासन किया था, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो शासक था वो कौन था? कनिष्क। ये एक 4 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है। या तो क्वेश्चन बन सकता है कनिष्क का योगदान बताइए, या प्रश्न ऐसे आ सकता है कनिष्क भारत पर शासन करने वाले प्रमुख कुषाण शासकों में से एक शासक था। इस कथन को स्पष्ट कीजिए या इसके पक्ष में तर्क दीजिए। इस प्रकार का 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, कनिष्क है, ये भारत पर शासन करने वाले प्रमुख कुषाण शासकों में से एक प्रमुख शासक था। कनिष्क के शासन काल में ही, कब? कनिष्क के शासन काल में ही कश्मीर के कुंडल वन में, कहां पर? कश्मीर के कुंडल वन नामक स्थान पर आचार्य पार्श्व की अध्यक्षता में, आचार्य पार्श्व की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीति का क्या हुआ था? आयोजन हुआ था। किसके शासन काल में? कनिष्क के शासन काल में। कहां पर? कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर। किसकी अध्यक्षता में? आचार्य पार्श्व की अध्यक्षता में। किसका आयोजन हुआ था? चतुर्थ या चौथी बौद्ध संगीति का क्या हुआ था? आयोजन। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए चौथी बौद्ध संगीति का क्या हुआ था? आयोजन। उसके बाद में देखिए, कनिष्क के साम्राज्य की जो प्रथम राजधानी थी उसका नाम था पेशावर, या जिसको पुरुषपुर भी कहते थे, पुरुषपुर। और कनिष्क के साम्राज्य की जो दूसरी राजधानी थी, दूसरी राजधानी का क्या नाम था? मथुरा। कनिष्क के साम्राज्य की दूसरी राजधानी का क्या नाम था? मथुरा। और कनिष्क के साम्राज्य की पहली या प्रथम राजधानी का क्या नाम था? पेशावर, जिसको पुरुषपुर भी कहा जाता है। फिर देखिए, कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक नया संवत चलाया था। कनिष्क ने अपने शासन काल में 78 ईस्वी में एक क्या चलाया था? नया संवत, जो शक संवत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है?
शक संवत के नाम से जाना जाता है। कनिष्क के अपने शासन काल में कब और कौन सा संवत चलाया था? 78 ईस्वी में चलाया था। कौन सा संवत चलाया था? शक संवत चलाया था। शक संवत प्रारंभ किया था। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर, किसको? कश्मीर को जीतकर कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। कौन सा नगर बसाया था? कनिष्कपुर। देखो ये 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर कौन सा नगर बसाया था या किस नगर की स्थापना की थी? कनिष्कपुर नामक नगर की क्या की थी? स्थापना की थी। किसने? कनिष्क ने। इसके अलावा देखिए कनिष्क की मथुरा जिले में, कहां पर? मथुरा जिले में एक तांबे की क्या मिली थी? प्रतिमा मिली थी। उस प्रतिमा में कनिष्क को घुटनों तक चोगा पहने हुए दर्शाया गया है और पैरों में भारी बूट पहने हुए भी दर्शाया गया है। इसके अलावा एक तांबे के सिक्के पर कनिष्क को बलि देते हुए भी दर्शाया गया है। यानी एक वेदी के दौरान कनिष्क को तांबे के सिक्के पर क्या देते हुए दर्शाया गया है? बलि देते हुए दर्शाया गया है। और मथुरा जिले में कनिष्क की एक प्रतिमा मिली थी। उस प्रतिमा में कनिष्क को घुटनों तक चोगा पहने हुए और पैरों में भारी बूट पहने हुए भी दर्शाया गया है। इसके अलावा देखिए कनिष्क के राज दरबार में आचार्य पार्श्व, वसुमित्र व अश्वघोष जैसे महान बौद्ध विचारक, नागार्जुन जैसे महान गणितज्ञ और चरक जैसे महान चिकित्सक भी निवास करते थे। कनिष्क के राज दरबार में कौन कौन रहते थे? आचार्य पार्श्व, वसुमित्र व अश्वघोष जैसे महान बौद्ध विचारक और नागार्जुन जैसे महान गणितज्ञ और चरक जैसे महान चिकित्सक क्या करते थे? निवास करते थे, कनिष्क के राज दरबार में रहते थे। इसके अलावा हमारी बौद्ध धर्म कि जो महायान शाखा है उस महायान शाखा का उद्भव और प्रचार भी किसके शासन काल में हुआ था? कनिष्क के शासन काल में ही हुआ था। और लगभग 230 ईस्वी के बाद भारत में कुषाण वंश की शासन व्यवस्था है वो क्या हो गई थी? समाप्त हो गई थी। लेकिन उस समय कुषाणों के समय भारत का रोम के साथ क्या होता था? व्यापार, जिससे भारत की जो आर्थिक स्थिति है उसमें काफी क्या हुआ था? सुधार। यानी उस समय रोम के साथ भारत का जो व्यापार होता था वो व्यापार वो बहुत लाभप्रद था, हमारे लिए बहुत अच्छा था, जिससे भारत की आर्थिक स्थिति का क्या हुआ था? विकास भी हुआ था। तो यह था कौन? कनिष्क। एक बार दोबारा देखिए इस कनिष्क को कि कनिष्क भारत पर शासन करने वाले प्रमुख कुषाण शासकों में से एक था। कौन? कनिष्क के शासन काल में कश्मीर के कुंडल वन में आचार्य पार्श्व की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीति का क्या हुआ था? आयोजन हुआ था। कनिष्क के शासन काल की या उसके साम्राज्य की प्रथम जो राजधानी है वो पेशावर थी, जिसको पुरुषपुर भी कहा जाता है। और इसकी जो दूसरी राजधानी थी वो कहाँ थी? मथुरा थी। कनिष्क ने अपने शासन काल में 78 ईस्वी में एक नया संवत चलाया था जो किस नाम से जाना जाता है? वो संवत शक संवत के नाम से जाना जाता है। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर कौन सा नगर बसाया था? कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। इसके अलावा कनिष्क ने अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया था। उसने कासगढ़, यारकंद और खोतान नामक जो क्षेत्र थे या जो प्रदेश थे उस पर अपना क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। इसके अलावा मथुरा जिले में कनिष्क की एक प्रतिमा मिली थी जिसमें कनिष्क ने घुटनों तक चोगा पहन रखा है और पैरों में क्या पहन रखे? भारी बूट भी पहने हुए उसको उस प्रतिमा के अंदर, उस मूर्ति के अंदर दर्शाया गया है। तांबे के एक सिक्के पर कनिष्क को बलि देते हुए भी दर्शाया गया है। कनिष्क के राज दरबार में आचार्य पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष जैसे महान बौद्ध विचारक जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे वो इसके राज दरबार में रहते थे। नागार्जुन जैसे महान गणितज्ञ इसके राज दरबार में रहते थे। और चरक जैसा महान चिकित्सक जिसको शल्य चिकित्सक कहा जाता है, प्रथम शल्य चिकित्सक माना जाता है, ऐसे महान चिकित्सक इसके राज दरबार में रहते थे। और बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा, आगे जाकर बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था, महायान और हीनयान। तो उस महायान शाखा का उद्भव और उसका प्रचार भी किसके शासन काल में हुआ था? कनिष्क के शासन काल में हुआ था। और कनिष्क के शासन काल में
भारत का विदेशी व्यापार सुदृढ़ हुआ था, जिससे भारत की आर्थिक स्थिति में क्या आया था, सुधार हुआ था। तो ये थे कुषाण वंश के प्रमुख शासक, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन था, कनिष्क। अब उसके बाद में भारत पर आक्रमण करने वाले बाह्य आक्रमणकारियों में तीसरे है हूण। हूण भी मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी। कहां की, मध्य एशिया की क्या थी, बर्बर जाति थी। हूणों को दैत्य भी कहा जाता है। हूणों को क्या कहा जाता है, दैत्य भी कहा जाता है। भारत पर शकों और कुषाणों के बाद किसने आक्रमण किया था, हूणों ने आक्रमण किया था। और हूणों ने भारत पर सर्वप्रथम कब आक्रमण किया था, 458 ईस्वी में शासन किया, आक्रमण किया था। भारत पर हूणों ने सर्वप्रथम कब आक्रमण किया था, 458 ईस्वी में। और उस समय भारत पर शासन कौन करता था, गुप्त साम्राज्य का, किसका, गुप्त साम्राज्य का एक शासक था, जो हमने पहले पढ़ा भी है, स्कंदगुप्त। इस स्कंदगुप्त के समय हूणों ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। कब, 458 ईस्वी में। हालांकि स्कंदगुप्त ने इन हूणों को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। लेकिन इसके बाद यानी 30 वर्ष के बाद हूणों ने फिर से भारत पर क्या किया, आक्रमण किया। और कहते हैं कि 6ठी शताब्दी के आते आते हूणों ने उत्तर और पश्चिमी भारत पर अपना क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। फिर इन हूणों का एक सरदार था जिसका नाम था तोरमान। हूणों का एक कौन था, सरदार, जिसका नाम क्या था, तोरमान। इस तोरमान ने भारत पर आक्रमण करके गुप्त साम्राज्य को क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। गुप्त साम्राज्य को क्या कर दिया, नष्ट। और गुप्त साम्राज्य को नष्ट करके इसने राजपूताना, मालवा और सिंध प्रदेश पर अपना क्या कर लिया था, अधिकार। राजपूताना, मालवा और सिंध प्रदेश पर अपना क्या कर लिया था, अधिकार। किसने, तोरमान ने। और इस तोरमान ने महाराजा धीराज की पदवी धारण की थी। तोरमान ने कौन सी उपाधि धारण की थी, महाराजा धीराज की। तोरमान कौन था, तोरमान है वो एक हूण सरदार था। हूण जो जाति थी उसका एक क्या था, सरदार, जिसने गुप्त साम्राज्य को नष्ट करके राजपूताना, मालवा और सिंध प्रदेश पर अपना क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। और तोरमान ने कौन सी उपाधि धारण की थी, महाराजा धीराज की। फिर 510 ईस्वी में, कब, 510 ईस्वी में तोरमान का एक पुत्र था जिसका नाम था मिहिर कुल। ये मिहिर कुल क्या बना था, शासक बना था, हूणों का शासक बना था। कौन, मिहिर कुल। और मिहिर कुल के समय हूणों की जो राजधानी थी वो कौन सी थी, सियालकोट, जो वर्तमान में कहां पर है, पाकिस्तान में। ये सियालकोट वर्तमान में कहां पर है, पाकिस्तान में। ये सियालकोट है वो मिहिर कुल के समय हूणों की क्या थी, राजधानी थी। ये मिहिर कुल है वो बौद्ध भिक्षुओं से बहुत ज्यादा घृणा करता था। बौद्ध भिक्षुओं से क्या करता था, बहुत ज्यादा घृणा करता था, उनसे नफरत करता था। इसलिए इस मिहिर कुल ने अपने शासन काल में अनेक बौद्ध जो मठ होते थे उन बौद्ध मठों और विहारों को क्या करवा दिया था, नष्ट करवा दिया था। फिर इस मिहिर कुल को मालवा का जो शासक था, कौन, यशोवर्मा। इस यशोवर्मा ने मिहिर कुल को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। किसको, मिहिर कुल को यशोवर्मा ने। यशोवर्मा वो कहां का शासक था, मालवा का शासक था। तो इस यशोवर्मा ने मिहिर कुल को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। उसके बाद पराजित होकर ये मिहिर कुल कहां चला गया था, और फिर कश्मीर में इसने अपना राज्य क्या रखा था, कायम रखा था। इस प्रकार हूणों ने भारत पर आक्रमण करके भारत की जो राजनीतिक एकता थी उसको क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था।
गुप्त साम्राज्य को नष्ट कर दिया था और भारत देश है वो पुनः छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया था, विभाजित हो गया था। आप देखिए, हालांकि भारत पर शकों ने, कुषाणों ने, हुणों ने समय समय पर क्या किया था, आक्रमण किया था, लेकिन इन वंशों के जो शासक थे वो धीरे धीरे भारतीय संस्कृति में मिल गए थे। जैसे अभी हमने कुषाण वंश के शासकों के बारे में पढ़ा था कि कुषाण वंश का जो शासक था कुजुल कटबिसस द्वितीय, उसने वैदिक धर्म स्वीकार कर लिया था। विम कटबिसस द्वितीय वो शैव मत का क्या था, अनुयायी था। कनिष्क के समय में भारतीय संस्कृति का खूब विकास हुआ, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो इन्होंने धीरे धीरे भारतीय संस्कृति को अपना लिया था और भारतीय संस्कृति में घुल मिल गए थे। तो इनके शासन काल में भी भारतीय संस्कृति का खूब विकास हुआ, जिसको आत्मसातीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण मतलब इन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया और भारतीय संस्कृति के अंदर ही ये घुल मिल गए थे। तो इस प्रकार हुणों ने भारत पर क्या किया था, आक्रमण करके शासन किया था। तो आज ये हमारा पहला जो क्लास 10th का एसएसटी का सामाजिक विज्ञान का पहला जो चैप्टर है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। फिर से मैं बता दूं, 29 जून को क्लास 10th का एसएसटी का क्या है, पेपर है। और उस पेपर के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी जो ब्लूप्रिंट होता है, उस ब्लूप्रिंट के अनुसार इस पार्ट से 1 नंबर का अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आएगा और 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। टोटल पार्ट है वो 5 नंबर का है, 5 अंक का है। इस पार्ट से बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के सवाल आएंगे। 1 नंबर के सवाल जो जैसे जैसे मैंने पढ़ाया उस समय आपको मैंने बताया है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चनों को ज्यादा ध्यान दे, उनको ज्यादा पढ़े। और 4-4 नंबर के जो क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको पढ़ाते समय बताया है कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो उन प्रश्नों को विशेष रूप से ज्यादा पढ़े। तो इस प्रकार ये हमारा पहला जो चैप्टर है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।